को समझ गए होंगे कि आज जो हमारा विषय है चर्चा का, जम्मू कश्मीर से जो खास हम डिबेट लेकर आते हैं, खास शो लेकर आते हैं, उसमें सीधे तौर पर कोविड की एक चर्चा है। जी हाँ, आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में कोविड की तीसरी वेव की आशंका जो है वो जताई जा रही है, क्योंकि मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं देश भर में इस चीज़ के बाद एक अलर्ट जो है वो हो गया है। अलर्ट इसलिए हो गया है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में शुरू हुआ है तो जैसे चाइना से पूरे दुनिया भर में कोविड फैला था, तो नॉर्थ ईस्ट से जम्मू कश्मीर या भारत के बाकी इलाकों में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। इसलिए हम पहुंचे हैं आज जम्मू कश्मीर के ही एक हॉस्पिटल में। जी हां, आपको बता दूं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का एक एसोसिएट हॉस्पिटल है, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल गांधीनगर। जी हां, आपको बताऊं, यहां पे हम बात करेंगे कि क्या तैयारियां हैं तीसरी वेव को लेकर और डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए। हमारे साथ इस हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरुण शर्मा जी जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। बहुत एक ज़रूरी चीज़ है कि कोविड से हम किस तरह से लड़ने को तैयार हैं, इसकी हमने क्या तैयारी कर रखी है, इस पर चर्चा हो। क्योंकि हम देख रहे हैं जब अफगानिस्तान की खबरें शुरू हुई, हम देखते हैं पाकिस्तान की शुरू हुई, आतंकवादियों की शुरू हुई, तो कोविड को लोग भूलना शुरू हो गए हैं। कितना ज़रूरी है उसे याद रखना? नहीं, कोविड को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट अब ये दूसरा साल हमें जा रहा है जो हमने कोविड से। फर्स्ट वेव तो हमने जो देखी उसमें इतनी हमारी डेथ्स हुई, सेकेंड वेव में ड्रास्टिकली इतनी सारी डेथ्स हुई, कितने सारे लोग परेशान हुए। और अब जो थर्ड वेव जैसे आ रही है, तो जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगा, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है या बच्चे हैं, तो अगर वो इन्वॉल्व होते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई भी घर ऐसा होगा कि जो सुखी रह पाएगा। तो कोविड को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना के रखना चाहिए। और मास्क, हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजर्स, ये हमें अब अपनी लाइफ में एक अपनी हैबिट जो है ये रेगुलर बना लेनी चाहिए और उसको यूज़ करना चाहिए हमें। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा, जब कोविड की सेकेंड वेव थी, आप लोग जो हैं वो यू आर द रियल हीरोज ऑफ द कंट्री, क्योंकि आप लोगों ने ही उस सिचुएशन को देखा, लोगों की जान बचाई। क्या उस वक्त हालात थे, किस तरीके से आपने जो है वो उसे फेस किया? जब कोविड एग्जैक्ट मैं बात करूंगा मार्च 2020 से, तो ये जो हॉस्पिटल आप देख रहे हो, मैं इस पर हॉस्पिटल के नज़रिए से बात करूंगा। मैटरनिटी चाइल्ड हॉस्पिटल जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का एसोसिएटेड हॉस्पिटल, ये हमें जून 2020 में फर्स्ट पेशेंट जो 10 पेशेंट थे हमारे, जब फर्स्ट वेव आई थी तो सडनली हेल्थ केयर वर्कर्स बहुत ज़्यादा बीमार होना शुरू हो गए थे। तो उसमें डॉक्टर्स थे, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे, कंसल्टेंट्स थे, नर्सिस थी, पैरामेडिकल स्टाफ था। तो तब हमारी गवर्नमेंट ये घबराई थी कि अपने स्टाफ को, जो लोगों से डील कर रहे हैं, इनको हम कहाँ रखें और ये बीमार हो रहे हैं, ऐसे सिक हो रहे हैं। तो ये मैटरनिटी हॉस्पिटल उस पर अंडर कंस्ट्रक्शन था और यहाँ पे कुछ नहीं था, खाली बेड्स थे और 40-50 हमारे पास ऑक्सीजन बेड्स थे। तो गवर्नमेंट का ये प्लान था कि जो माइल्ड केसेस हैं उस समय, जो बड़े ज़्यादा सिक नहीं है, जो मेडिकल कॉलेज में नहीं, इनको कहीं हम इंस्टीट्यूशन में, तो दिस वॉज ए गुड इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे हमने स्पेशल रूम्स और वार्ड जो थे बना के उन लोगों को यहाँ पे रखा था, क्योंकि होम क्वारंटाइन भी नहीं था उस समय। तो वो सारे मोस्टली यहाँ पे 200-300 लोग जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और नर्सेज हमने यहाँ पे एडमिट किए थे। पर जैसे सेकेंड वेव आना शुरू हुई तो एक ऑप्शन जो हमें ढूंढनी पड़ी कि जो ऑपरेटिव केसेस होते हैं, जिनको ऑपरेशन कर रहे हैं, या जो सिक पेशेंट होते हैं, हमारे पास अस्पताल बड़े काम थे, डीआरडीओ हॉस्पिटल बाद में बना, पर इस हॉस्पिटल को ऑपरेट करने के लिए गवर्नमेंट को बड़ी ज़रूरत पड़ी। तो हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने हमें उनकी डायरेक्शंस पे यहाँ पे हमने 4 ऑपरेशन थिएटर्स, 4 लेबर रूम, आईसीयू वार्ड्स, आईसीयू बच्चों के आईसीयू हमने इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया। एंड आस्ता आस्ता हमारे ऑपरेशन थिएटर्स यहाँ पे फंक्शन हुए। सेकेंड वेव में हमने 100 से ज़्यादा ऑपरेशन अभी तक हम जो है मेजर ऑपरेशन हम यहाँ पे कर चुके हैं। जब यहाँ पर सेकेंड वेव थी, मौतें भी हो रही थी यकीनन, उस वक्त काफ़ी दिल दुखी होगा कि लोग चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं आ रहे थे, क्योंकि लोग कह रहे थे कि नहीं हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, वहाँ है कुछ नहीं। क्या कहना चाहेंगे? मैं उसके 2-3 कारण है जो डेथ्स लोगों की ज़्यादा हुई हैं, उसके कारण कुछ हैं। एक तो होम क्वारंटाइन जो ओपन हो गया था, जिसकी वजह से लोग हॉस्पिटल में नहीं रह रहे थे, घर में रह रहे थे। तो उसमें ज़्यादातर लोग हाइपोक्सिया, जब उनको बहुत ज़्यादा हो जाता था, 60 से नीचे सैचुरेशन होती थी, तब जाके कहीं वो हॉस्पिटल आते थे। उससे पहले बड़ी एडवाइजरी गवर्नमेंट ने जारी की कि अगर आपको हाई ग्रेड फीवर है, रेगुलर है फॉर फ्यू डेज, और अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 80 से नीचे, 90 से नीचे जा रहा है, तो आप हॉस्पिटल आ जाओ। तो वो लापरवाही के कुछ कारण थे, जो लोग घरों में अपने रहे और हॉस्पिटल ना पहुंचे, लेट पहुंचे, या जिनको कोमॉर्बिडिटी थी, जिनको डायबिटीज़ था, शुगर थी, और ब्लड प्रेशर था, कुछ और कैंसर प्रॉब्लम्स थी, जिनको कोरोना हुआ और उनकी डेथ्स हुई। तो वो मतलब कि कुछ कारण थे जिससे डेथ हुई। अगर टाइम से लोग हॉस्पिटल पहुंच जाएं और टाइम से अपना इलाज कराएं तो कोविड को इतना मुश्किल नहीं है। ऑक्सीजन उसकी बेसिक थेरेपी है, तो उससे इलाज किया जा सकता है। सर, मैं अब क्योंकि तैयारियां, दूसरी वेव चली गई, बुरा वक्त चला गया, अच्छे वक्त की तैयारियों के लिए क्या किया गया? हमें पीछे देख रहा हूँ, ये मशीन्स हैं, ये क्या हैं?
ये हमारा सेंट्रल स्टरलाइट डिपार्टमेंट है। हॉस्पिटल में जितने भी आपके डिपार्टमेंट है, चाहे वो आईसीयू हो, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर हो, वहाँ पे स्टरलाइज करके हम जो सामान देते हैं, जो सामान हम स्टरलाइज एक ऑपरेशन के बाद दोबारा जो सामान इस्तेमाल करना है, या जो इक्विपमेंट हमें इन्फेक्शन ना हो किसी पेशेंट को उसको देनी है, तो उसको इसी ऑटोक्लेव, ये 6 ऑटोक्लेव हमारे पास जेके मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन जे.एंड.के। इसके अलावा हमें जेके मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन जे.एंड.के से पिछले साल बहुत मटेरियल जो है हॉस्पिटल की, जो जितना भी इक्विपमेंट है, चाहे उसमें वेंटिलेटर हो, चाहे उसमें बॉयल सेपरेटर्स हो, चाहे उसमें ऑपरेशन टेबल्स हो, लेबर बेड्स हो, ये सब के सब जो जेके मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन जे.एंड.के डॉक्टर यशपाल शर्मा जी जो हमारे उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके थ्रू हमें सारी सप्लाईज मिली है। ये जानना चाहूँगा, ये मशीन जो है ये कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हॉस्पिटल की आप इसको बैकबोन समझ सकते हो कि अगर ये ना हो तो हॉस्पिटल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्योंकि अगर हॉस्पिटल में स्टरलाइजेशन नहीं होगी, कोई इक्विपमेंट जो पेशेंट के ऑपरेशन में इस्तेमाल करने वाली चाकू छुरियाँ जो वट एवर भी यूज़, उनको अगर हम स्टरलाइज नहीं करेंगे तो उसमें कोई ना कोई पोर्स, कोई इन्फेक्शन रह जाएगी। तो पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव या जब पेशेंट हॉस्पिटल एडमिट है, वेंटिलेटर की अगर उसको कोई इंटुबेशन की गई है, अगर वो साफ़ नहीं होगी तो कोई भी बीमारी वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन पकड़ सकता है वो। आपको बताऊं कि ये जो आप देख रहे हैं, ये मशीन जो हैं, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई इसी तरह की मशीनें जो है यहाँ लगाई गई हैं, रखी गई हैं। क्योंकि जब भी आप हॉस्पिटल में ऑपरेशन करेंगे, और ख़ास तौर पे ये कोविड हॉस्पिटल है, ऐसे में आपको एक जो है, जब ऑपरेशन के बाद जो सारा सिस्टम है, सारा आपका इक्विपमेंट्स है, अगर उसे स्टेरलाइज नहीं करेंगे तो यकीनन वो इन्फेक्शन आप दूसरे किसी व्यक्ति को भी पास कर सकते हो, जिसका एक बड़ा नुकसान हो सकता है। हम आपको आगे भी डॉक्टर साहब के साथ लिए चलेंगे और बात करें। डॉक्टर साहब, अगर तैयारी की बात की जाए, ये हॉस्पिटल कितने बेडेड है, क्या अरेंजमेंट्स हैं उसके लिए? ये बेड हॉस्पिटल जो है 200 बेडेड हॉस्पिटल है। इनिशियली फर्स्ट वेव में हमारे पास जो था जनरल पेशेंट्स थे, नॉन सिक पेशेंट्स थे। सेकंड वेव में हमारे पास 140 जो ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल थे और पूरे हमारे पास फुल रहते थे 24 घंटे। आज की डेट में हमारे पास आईसीयू बेड्स भी हैं, न्यूनेटल आईसीयू भी है, पीडियाट्रिक आईसीयू भी है। जैसे आप देख रहे हो ये ऑपरेशन थिएटर है, ऐसे 4 ऑपरेशन थिएटर हमारे पास है। एट ए टाइम हम 4 ऑपरेशन एक बार में यहाँ पे कोविड पॉजिटिव के हम कर सकते हैं। ये अगर ऑपरेशन थिएटर की बात करें तो ये जो कोविड हॉस्पिटल है, ऐसे में इन ऑपरेशन थिएटर जो 4 बनाए गए हैं, इनका क्या रोल रहेगा? इसमें जो भी कोविड पॉजिटिव, जम्मू डिवीजन में जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट आएगा जिसको सर्जरी की जरूरत होगी, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे गायनी ऑब्स्टेटिक्स का अगर सिजेरियन करना है या कोई ऑर्थो की सर्जरी करनी है, कोई भी सर्जरी करनी है कोविड पॉजिटिव को, इसी हॉस्पिटल में होगी। इससे ये फ़ायदा है कि हमारा जो शालामार हॉस्पिटल है या हमारा मेडिकल कॉलेज है, उसको हम स्पेयर कर सकते हैं नॉन कोविड केसेस के लिए। और ये इसलिए भी है होगा कि कम से कम जो नॉन कोविड लोग हैं उनमें इन्फेक्शन ना फैले। यस, वो अब एक हॉस्पिटल सेपरेट होने से गवर्नमेंट ने इसको डेजिग्नेट कर दिया है कि कोविड हॉस्पिटल। तो इसको हमने 1 साल में जो डेवलप किया है, मतलब कि हम इसको फेस लेवल 2 से 1 पे लेके आए हैं। मेडिकल कॉलेज के लेवल का हॉस्पिटल ये बन चुका है, जहाँ पे कोई भी क्रिटिकल सर्जरी परफॉर्म की जा सकती है। तो उससे क्या होगा कि कोविड है नॉन कोविड को हम सेपरेट कर सकते हैं और इन्फेक्शन दूसरों को लगने का खतरा कम हो जाएगा। अब ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे ये आपका ओटीज़ हैं या नॉर्मल वार्ड्स होती हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें, दवाइयाँ कोविड के लिहाज से आपने यहाँ पे ऑन स्पॉट जो है रखी होती? ऑपरेशन थिएटर्स में एक हम ऑपरेशन थिएटर ऐसा है इंसान वहाँ है जहाँ पे हम पेशेंट को बेहोश करके और उसको पूरा उसके ऊपर जो भी प्रोसीजर करना है, उसकी बॉडी से जो भी कुछ निकालना है या उसको ठीक करना है, करने के बाद उसको दोबारा जिंदा करते हैं पूरा बेहोश करने के बाद। तो बेहोश के लिए एनेस्थीसिया का जो है पूरा सामान यहाँ पाया जाता है, जो हम बॉयल सेपरेटर्स ये देख रहे हैं सामने। और ये जो हमारे क्रैश कार्ट है, क्रैश कार्ट में सारी क्रिटिकल मेडिसिन जो हैं, जितनी भी क्रिटिकल मेडिसिन रिक्वायर्ड है, लेबल आपने देखा, लेबल किया हुआ है इसमें सारा, जो मेडिसिन इंजेक्शंस हैं, जो रिक्वायर्ड है, सब लेबल्ड है। एंड क्रैश कार्ट इज इमरजेंसी ट्रॉली, जिसको हम कहीं पे भी एकदम से लेके भी जा सकते हैं। उसके अलावा आप देख रहे हैं मोनीटर्स हैं, जब पेशेंट बेहोश होता है तो उसके पैरामीटर्स को मॉनिटर करने के लिए उसका पल्स, बीपी, उसका ईसीजी, ये सारा है। डिफिब्रिलेटर है, अगर बाई चांस कार्डियक शॉक में पेशेंट चला जाता है, जो डेथ हो जाए या कुछ मरने वाला हो जाए, तो उसको डिफिब्रिलेटर से शॉक दे के उसको वापस लाना। और ये थिएटर जो है आप देख रहे हो, यहाँ पे सिजेरियन परफॉर्म किए जाते हैं इस थिएटर में, जो मदर्स जो है चाइल्ड डिलीवर करती हैं। तो इसलिए बेबी का वार्मर हमने रखा है, सक्शन मशीन है, अगर कोई हमने फ्लूइड वगैरह सक्शन बॉडी से उसको निकालना है, बेबी का वेट करने के लिए। इवन आप देख रहे हैं घड़ी भी हमने, मैं देख रहा हूँ ये जो आप बता रहे हैं वो मशीन, उसका क्या रोल है? और खासतौर पे कोविड 3rd वेव में बच्चों का इन्वॉल्व होने की आशंका इसलिए? हाँ नहीं, ये है बेबी वार्मर जो है, नॉर्मल ऑपरेशन कोई भी अगर बच्चा पैदा हो तो उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि बच्चों का टेम्परेचर जो है, बॉडी का टेम्परेचर एकदम से डाउन चले जाता है, हाइपोथर्मिया से डेथ हो सकती है। तो बेबी वार्मर होता है एक वार्मर जिसमें बच्चे को रखते हैं, उसका टेम्परेचर उसको ठीक रहता है।
है। उसके अलावा आप देख रहे हैं वॉच भी हमने जैसे रखी है टाइम ऑफ उसका डिलीवरी देखने के लिए, किसी ने जन्मपत्री बनानी है, कुछ करना है, तो वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक वो कोविड है पर वो कल को नॉन कोविड हो जाएगा, तो वो टाइम भी हमने इसलिए यहाँ लगाया है। तो ये साथ में ये ऑक्सीजन आप देख रहे हो पैनल, डायरेक्ट ऑक्सीजन प्लांट से जो डायरेक्ट ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड और एयर, 4 किस्म की जो चीज़ें हैं, वैक्यूम, ये 4 चीज़ें डायरेक्ट हमारे नीचे जो सेंट्रलाइज प्लांट है वहाँ से ये आ रही है। इसको ऑक्सीजन आप देख रहे हैं, वेंटिलेटर भी इसमें जो लग जाता है। एक चीज़ और जो अब बड़ी चिंता थी सेकेंड वेव में, वो थी कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाएगी या ये कहेंगे कि वेंटिलेटर्स नहीं थे। मुझे याद है जम्मू कश्मीर में या जम्मू के हॉस्पिटल्स की बात करें तो मेडिकल कॉलेज एक ऐसा हॉस्पिटल था जहां पर वेंटिलेटर्स जो है हुआ करते थे, और तब भी वो है उसमें फ्री नहीं होता था अगर किसी को ज़रूरत बने तो। अब क्या सिचुएशन? वेंटिलेटर देखा गया है आपके जितना भी कोविड केसेस हैं, वेंटिलेटर की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। हमें कोविड पेशेंट में ज़्यादातर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जो कि डायरेक्ट ऑक्सीजन हम दे सकते हैं या हाई फ्लो ऑक्सीजन दे सकते हैं, या बाईपैप और सी पैप आता है जो वेंटिलेटर में एक ऑप्शन होती है उसमें लगाने की। वेंटिलेटर इंट्यूबेशन एज सच जो है आज तक 1-2 केसेस को छोड़ के किसी को जरूरत इतनी नहीं पड़ी है। वेंटिलेटर सब जगह अवेलेबल है। और जहाँ तक ऑक्सीजन सप्लाई है, आप देख रहे हैं ये ऑक्सीजन, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई, यहाँ सामने जो ऑक्सीजन सप्लाई है सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है। ये नीचे पहले हम सिलेंडर से सप्लाई किया करते थे, अब हमारा प्लांट जो है, प्लांट से सीधा ऑक्सीजन सप्लाई हमें आ रही है जो बॉयल सेपरेटर्स में इस मशीन में जा रही है, जिससे पेशेंट को डायरेक्ट जो है ऑक्सीजन दी जाएगी, नाइट्रस ऑक्साइड दी जाएगी, वैक्यूम सक्शन यूज़ किया जाएगा। आपको ये भी बता दूं कि इस हॉस्पिटल की अगर बात करें तो इस हॉस्पिटल में अगर 2 साल पहले की बात करें तो तस्वीर अलग थी। बिल्डिंग बनी थी, स्टार्ट नहीं किया गया था, उसमें कई सारी चीज़ें थी। ये पूरा आप कॉरिडोर देख रहे हैं, इसमें 4 ऑपरेशन थिएटर जो हैं वो अलग अलग जगह पर बनाए गए। मैं दिखाना भी चाहूँगा आपको। वजह बड़ी साफ है कि सेटिस्फेक्शन लेवल लोगों का इसलिए ज़रूरी चाहिए है कि लोग कम से कम भरोसा करें, क्योंकि सेकेंड वेव में सबसे ज़्यादा जो कंप्लेन हमने देखी लोगों की ये थी कि हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ मर जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वहाँ वेंटिलेटर नहीं मिलेंगे। यहाँ ये दूसरा है। और इसी तरह से 1, 2, 3, 4 इसी फ्लोर पे ये बनाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से जो है पेशेंट कोई भी अगर हो, कोविड हो या कोविड के बिना भी हो, यकीनन उसमें भी उनको फ़ायदा मिले। और इस वक्त इन सारे जो आपके ओटीज़ हैं इनका इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल इस बार हो रहा है। हमने इनको डेजिग्नेट किया है। जैसे पहला ओटी आपने देखा वो हमने एक्सक्लूसिवली सीजेरियन के लिए रखा है, मदर्स का जो सीजेरियन होगा वही होगा। ये ओटी जैसे आपका है हमारी जो ऑर्थो की कोई सर्जरी होगी उसके लिए रखा है। एक ऑपरेशन हमने जो सर्जरी के ऑपरेशन होते हैं उनके लिए रखा है, और एक रखा IENT के लिए। तो कोविड पॉजिटिव जो भी पेशेंट्स आएंगे उनका हम ये 4 थिएटर वैसे हमने डिवाइड किए, क्योंकि एक जैसी सर्जरी होगी हमें पता है उसकी उसी तरह से हमने प्रिपरेशन करनी होती है, स्टाफ भी उसी तरह से ट्रेंड होता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे जम्मू प्रोविंस के कोई भी कोविड पेशेंट आता है ऑपरेटेड, जिसका ऑपरेशन होना है, किसी किस्म का भी ऑपरेशन होना है, वो हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। ये प्लान खास तौर पे किया गया? हाँ, ये खासतौर पे डिवकॉम और हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल है, उनकी तरफ से ये निर्देश है कि जनरल पेशेंट फिलहाल अभी जनरल पेशेंट DRDO या मेडिकल कॉलेज में जाएगा, और जो भी पीडियाट्रिक के हैं और गायनी के पेशेंट्स हैं वो हमारे पास आएंगे कोविड पॉजिटिव, और जो सर्जरी अगर कोई करनी होगी तो वो भी हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ये आपको बता दूं कि ये ऑपरेशन थिएटर्स हैं। इन ऑपरेशन थिएटर्स के अलावा अगर बात की जाए तो सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि जच्चा बच्चा हॉस्पिटल है। जच्चा बच्चा हॉस्पिटल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको कोविड की डोजेज नहीं लगी हैं क्योंकि वो अभी रिकमेंडेड नहीं हैं। और थर्ड वेव में सबसे ज़्यादा चिंताएं जो हैं वो उनके लिए हैं जिनको कोविड की वैक्सीन नहीं लगी, और यहाँ जिस किसी भी छोटे बच्चे का, क्योंकि उनको भी कोविड वैक्सीन नहीं लगी है, उनके लिए है। इसीलिए हम खासतौर पे इस जच्चा बच्चा हॉस्पिटल में आपको लेकर आए हैं। इस तरफ देखेंगे तो ये वार्ड्स हैं, ये वार्ड्स हैं, स्पेशल रूम्स हैं जो बनाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से जो है अगर कल को कोविड की थर्ड वेव के दौरान जो है यहाँ पर पेशेंट को रखना पड़ता है, यहाँ पे थर्ड वेव आती है तो है। डॉक्टर साहब इसमें क्या अरेंजमेंट? ये हमारे जो है लेबर रूम्स हैं, ये 4 लेबर रूम्स हैं हमारे यहाँ पे, जहाँ पे कि नॉर्मल डिलीवरी के पेशेंट जो होते हैं उनको रखा जाता है। अगर नॉर्मल डिलीवरी ना हो तो उनको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया जाता है। तो ये हमने 4 लेबर रूम्स रखे हैं जिसमें इनिशियली वुमेन जब आती है जिसको डिलीवरी होने वाली है उसको ऑब्जर्वेशन में यहाँ रखते हैं, और अगर वो डिलीवर कर जाती है तो आगे हमारे वार्ड्स हैं, वार्ड्स हमारे आगे हैं जहाँ पे वेंटिलेटर लगे हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये लेबर रूम है जिसमें लेबर के लिए लेबर बेड्स लगे, हैंड वॉशिंग मशीन लगे हैं, और ये बेबी की आप देख रहे हैं अगर बेबी आफ्टर डिलीवरी उसको हमने वार्मर में रखना है, और ये सक्शन मशीन वगैरह जो एक नॉर्मल लेबर रूम में रिक्वायर्ड है वो सब का सब यहाँ पे है, पर स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट हमारे पास अवेलेबल है। आपको बताऊं ये ऑक्सीजन सप्लाईज हैं,
क्योंकि ये आप देख रहे हैं ऑक्सीजन है, मेडिकल वैक्यूम है और एयर, और वहाँ पे थिएटर में एयर एंड वो एक्स्ट्रा है दो, यहाँ पे दो चीजें जो रिक्वायर्ड है दोनों हैं। आपको बताऊं कि कई लोग इसी ऑक्सीजन की कमी के चलते तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा गए कोविड की सेकेंड वेव में, मगर क्योंकि हालात वैसे थे कि उस वक्त कुछ किया नहीं जा सकता था। इसी तरह की वार्ड्स हैं ये साथ, आपको बताऊंगा, आगे भी लिए चलूंगा। ये वार्ड जो है इसी तरह से रूम, स्पेशल लेबर रूम जो हैं ये बनाए गए हैं। और देखिए एक चीज़ बड़े ख्याल रखी जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी रहे। एक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लोगों को ही जो है महिलाओं को ही रखने का वो है, क्योंकि अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं और बाद में जो है आप जब डिलीवरी होती है उसके कुछ दिन बाद आप नेगेटिव हो जाते हैं, तो शायद कोई ऐसा भी होगा जो बीच में पॉजिटिव होगा। ऐसे में उनके साथ उनको सीधे कांटेक्ट में जो है वो ना लाया जाए। ये देखिए, आपको बता दूं कि ये वार्ड जो हैं जम्मू कश्मीर के इतिहास में अगर बात की जाए तो मैं खुद साक्षी हूं इसका कि 22 सालों से पत्रकारिता में मैंने खुद इस तरह के सरकारी अस्पतालों की शक्ल कभी नहीं देखी है। मगर अब इस कोविड के दौरान इस तरह से पूरी प्रिपेयरनेस की गई है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी अगर यहाँ पे ज़रूरत बने तो उसको जो है वो किया जाए। ये पीएम केयर्स के वेंटिलेटर जो हैं यहाँ पर लगाए गए हैं, और एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 40 वेंटिलेटर इस पूरे हॉस्पिटल में जो है, सिर्फ एक हॉस्पिटल में लगाए गए हैं। और इसी तरह के अरेंजमेंट्स कोविड से बचने के लिए सरकार की तरफ से ना सिर्फ जो शहरों के हॉस्पिटल है बल्कि गांव-गांव तक, प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुंचाए गए हैं। सर, वार्ड जो है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की वार्ड से कम नहीं दिखती है। ये वार्ड आप जो देख रहे हो, आपने जो लेबर रूम देखा पहले, लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर, ये हमारे पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड और जनरल गाइनी ऑब्स्टेटिक्स और पीडियाट्रिक वार्ड्स के हैं, ये वार्ड्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सिक पेशेंट जो हमारे ऑपरेशन होने के बाद रखते हैं, या फिर अगर बहुत सिक कोई वुमेन है, जो प्रेग्नेंट वुमेन बड़ी सिक है या कोई बच्चा सिक है, उनको यहाँ पे रखा जाता है। इसके अलावा निकू पिकू हमारे अलग है, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट और पीडियाट्रिक अलग है। तो आप देख रहे हो हर बेड के साथ वेंटिलेटर है, मोनीटर है, जो मोनीटर उसको पूरा पैरामीटर्स उसके डायरेक्ट 24 घंटे वहाँ मोनीटर किए जा सकते हैं। एंड पीएम केयर के वेंटिलेटर जो है हमें ये प्राइम मिनिस्टर हमारे ऑफ इंडिया की तरफ से पीएम वेंटिलेटर पूरे हिंदुस्तान में दिए गए हैं, जो हमारे यहाँ पे भी आए हैं। एंड 40 वेंटिलेटर्स एडल्ट हमारे पास है और पीडियाट्रिक वेंटिलेटर अलग से है। उसके अलावा आप देख रहे हो सेंट्रल ऑक्सीजन, सक्शन, एयर और वैक्यूम। तो इस पर जो वेंटिलेटर के लिए रिक्वायर होता है, ये चारों चीज़ें होती हैं और ये पूरी सेंट्रलाइज है। नीचे हमारा वैक्यूम प्लांट भी सेंट्रलाइज है, ऑक्सीजन प्लांट हमारे 3 है, उसके अलावा एयर हमारी सेंट्रलाइज है और सेक्शन भी सेंट्रलाइज है। उसके अलावा हमने एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी यहाँ पे रखे हैं, 5 लीटर के, 10 लीटर के। तो अगर पेशेंट को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी चाहिए नॉर्मल ऑक्सीजन के अलावा, तो 3-4 जगह से हम उसको ऑक्सीजन दे सकते हैं। एंड प्लस वेंटिलेटर इफ रिक्वायर्ड, ये सामने आप देखें रेडी वेंटिलेटर। एक आखिरी सवाल आपसे, उम्मीद करेंगे कि कोविड की तीसरी वेव ना आए, मगर अगर कुछ ऐसे हालात बने, लोगों का क्या रोल होना चाहिए ताकि हम इसे रोक सकें, और लोगों को क्या करना चाहिए अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो भी जाता है? भगवान करे, ऊपरवाला करे कि थर्ड वेव ना आए, पर जो सेकंड वेव आई थी उसमें भी हमने 700 मरीज इस हॉस्पिटल में हमने ट्रीट किए हैं। 100 से ऊपर सर्जरीज हमने यहाँ परफॉर्म कर चुके हैं हम। तो वी आर एक्सपीरियंस्ड, आवर स्टाफ इज एक्सपीरियंस। थिएटर्स आपने दिखाए बहुत अच्छा किए, क्योंकि थिएटर्स का लोगों को पता नहीं होता, जब वहाँ जाते हैं तो उनको बेहोश कर देते हैं। तो आपने देखा सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, वार्ड हमारे पास बढ़िया हैं, तो इसलिए पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, लोगों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि जैसे थर्ड वेव भी आएगी, अब तो होम क्वारंटाइन चल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, खांसी जुकाम हो रहा है, छाती खराब हो रहे हैं, पर वो हॉस्पिटल में नहीं आते। पर थोड़ा सा उनको लिंक जो है डॉक्टर के साथ कम्युनिकेट रखना चाहिए, अपना रेगुलर अपना चेकअप दूसरे तीसरे दिन चेकअप करवाना चाहिए। उसके लिए अभी भी ट्रायल्स जो है सीडी हॉस्पिटल में ट्रायल चल रही है, वहाँ पे वो रिपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ पे एक्सरे और सीटी ज़रूर कराएं अपना, ताकि अगर आप सिक हो रहे हैं या आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, राइट टाइम पे आप हॉस्पिटल पहुँचें। मेरा कहने का पूरा मकसद ये है कि राइट टाइम पे आप हॉस्पिटल पहुँचें, अपना डिले मत करें। खासतौर पर जो 45 साल से ऊपर हैं या जो बच्चे हैं और जो कोमॉर्बिड कंडीशन है, जिसको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, किसी किस्म की बीमारी है, अगर वो कोविड पॉजिटिव होते हैं उनको हॉस्पिटल जल्दी आना चाहिए। घर में रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बच्चे और बुजुर्ग घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बंद है। बुजुर्ग घर से बाहर ना निकले, क्योंकि उनको इन्फेक्शन हम लोग घर में लेके जा सकते हैं, उनको लग सकती है। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, मास्क लगा के घर से निकलें। जब घर में आए, घर में घुसने से पहले अपने कपड़े चेंज करें, पूरा मास्क चेंज करें, पूरा वॉश करें पूरा, उसके बाद अंदर जाके बुजुर्गों और बच्चों को मिले। तो ये अगर हम बिहेवियर रखेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लगा के रखेंगे, भीड़ भड़के में नहीं जाएंगे, अवॉइड करेंगे जहाँ पे कंजेशन है, लोग बहुत इकट्ठे वहाँ ना जाएं, हैंड शेकिंग ना करें, गले ना मिले, तो वही नमस्कार करें, आदाब करें। एंड
मुझे लगता है हम समाज को पूरा तंदुरुस्त रख सकेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर अरुण शर्मा, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं गांधीनगर मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल के। ये तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहे हैं, ऊपर वाला ना करे आपको जो है किसी भी तरह की परेशानियों से जो है दो चार होना पड़े, मगर अगर कभी भी ऐसे हालात हों तो हॉस्पिटल ज़रूर जाइए। मेरे साथ इस वक्त इसी हॉस्पिटल का वो स्टाफ है जो सबसे ज़्यादा कोविड पेशेंट, अगर कोई कोविड पॉजिटिव होता है या फिर कोई बीमार होता है तो उनके साथ इंटरेक्ट करता है। वो है पैरामेडिकल स्टाफ, वो है नर्सेज, वो है वार्ड बॉयज़ और बाकी। और इन्हीं लोगों की बदौलत कहीं ना कहीं कोविड की जंग को जीतने के लिए देश ने जो है वो हामी भरी थी, देश ने ताकत दिखाई और जीते। मेरे साथ यहाँ पर इस हॉस्पिटल की जो इस वार्ड की इंचार्ज हैं, सिस्टर ऑपरेशन थिएटर की इंचार्ज हैं, ममता जी हैं। आपसे जानना चाहूँगा मोराल कैसा है, किस तरह से हौसले जो हैं, हमने देखा पहली और दूसरी वेव के दौरान काफ़ी टूट चुके थे लोग और ख़ासतौर पे आप लोग, अब क्या हालात हैं? सर अब तो सब कूल है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन जब बड़े हालात ख़राब थे तब भी हमारे जो स्टाफ है इन्होंने बहुत सिचुएशन का सामना किया है। ऐसी कंडीशन थी, उस कंडीशन में भी इन्होंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, इन्होंने डट के काम किया है। मॉरल सपोर्ट तो हम इनको करते ही रहते हैं। हालांकि इनकी सैलरी वगैरह का कुछ इशू है, सैलरी नहीं आई है, लेकिन हमारे सुपरिटेंडेंट सर ने और हमने सारे सब ने मिलकर इनको कोऑपरेट किया है और 15 अगस्त पे इनको जानना चाहूँगा कि पूरी ताकत से थर्ड वेव को जो है निपटने के लिए तैयार हैं? सर हम बिल्कुल पूरी ताकत से निपटने के लिए तैयार हैं और हर एक ऐसी फैसिलिटीज़ हमने रखी है कि हमें थर्ड वेव का सामना कर पाएँ। खुदा ना करे ये अब आए नहीं हमारे लिए। आपसे जानना चाहूँगा अनिल, मैं देख रहा हूँ आप सारी मशीनों को बड़े इजीली हैंडल कर रहे थे, मगर क्योंकि कोविड जब सेकंड वेव थी या थर्ड वेव आती है उससे किस तरह से निपटने के लिए तैयार हैं? सबसे बड़ी बात है वो सवाल उठता है ना, हाउ इज़ द जोश? हम जैसे हमने सेकंड वेव को हमने बड़ी अच्छी तरह से हैंडल किया। 24 आवर यहाँ पे ड्यूटी करके मतलब कि हैंडल किया, घर नहीं गए, यहीं पे मतलब कि सारा किया। वैसे हम थर्ड वेव का भी ऐसे ही सेम करेंगे। हमारे पास पूरी फैसिलिटी है यहाँ पे, पेशेंट को कोई कमी पेश नहीं होती है। जो भी आता है यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी देते हैं, उनको अच्छा ट्रीट करते हैं। स्टाफ 24 घंटे यहाँ पे अवेलेबल होता है और अच्छा ट्रीट करते हैं पेशेंट को। बुरा भी लगता होगा जब कई बार हम सोशल मीडिया में देखते हैं लोग कुछ भी बोलना शुरू हो जाते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? मीडिया वाले वो तो करते ही हैं, पर कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है सर। जहाँ पे करके देखो पता चलेगा कि क्या है कोविड। ऐसे तो बातें बहुत करते हैं लोग मतलब। बिल्कुल सोशल मीडिया में कई सारी चीज़ें जो है हेल्थ वर्कर के खिलाफ भी आने शुरू हो गई जब कोविड के हालात बेहतर हुए। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपसे जानना चाहूँगा मोराल कैसा है? सर मोराल तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग काम कूल और पेशेंसी से पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं कि ताकि पेशेंट अच्छे से रिकवर होकर अपने घर पे जा सके। और हम अब थर्ड वेव जो है उसका भी कह रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाली है, लेकिन हम कह रहे हैं कि लोगों को घर से बाहर ना निकलें और अपना जो सैनिटाइज़र लेके मास्क लगा के रखें, ताकि हमें दोबारा से उन्हीं परेशानियों का सामना ना करना पड़े जो हमने पिछली पहले देखी हैं। लोग तड़पे ना, लोग सर तड़पे ना, बस यही चीज़ आपको समझनी होगी कि किसी भी तरीके से कोविड के इस महामारी से निपटने के लिए आपको डट कर रहना है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, मास्क डालें, हाथों को बार बार धोएं। तैयारियों की जहां तक बात की, हमने आपको बताया कि किस तरीके से एक हॉस्पिटल की बात है, इसी तरह से तैयारियां हर लेवल पर की गई हैं। चीज़ें बेहतर करने की कोशिश की जा रही हैं और उम्मीद है कि हम इस कोविड की जंग से पूरे तरीके से जीत जाएंगे। आज के इस शो में बस इतना ही। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।